हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वां चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण के एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों के हल। पहला प्रश्न है अब इसमें कि स्पष्ट कीजिए क्यों मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर हम व्यक्ति के शरीर को एक सिलेंडर जैसा बेलनाकार ऐसा माने कि ये द्रव से भरा हुआ, ठीक है। अब द्रव में जैसे हम लोग नीचे नीचे जाते हैं गहराई पर, वैसे वैसे दाब क्या होता है, रो जी एच, एच बढ़ता जाएगा गहराई पर, तो दाब बढ़ता जाएगा गहराई के साथ। तो इसीलिए मस्तिष्क ऊपर है, पैर नीचे हैं, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा, है ना, रक्त का। तो इसलिए पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है मस्तिष्क की अपेक्षा में। बी बोल रहा है कि 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का आधा हो जाता है, और जबकि वायुमंडल तो 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसका उत्तर है कि जो वायु का घनत्व होता है वह जो सतह होती है वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे सतह के आसपास घनत्व ज़्यादा होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो क्या होता है कि जैसे कोई ये पृथ्वी है, इसके ऊपर वायुमंडल है पूरा 100 किलोमीटर तक, तो ये 6 किलोमीटर तक जो है वो जो घनत्व होता है, ज़्यादातर गैसें सब नीचे बैठी होती हैं भारी वाली, और ऊपर हल्की वाली होती कम होती है, मतलब तो आधा घनत्व तो यहीं पर हो जाता है 6 किलोमीटर पर ही, और फिर धीरे 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 कम होता है ना। वायुमंडलीय दाब ज़्यादातर गैसेस नीचे होती हैं, घनत्व वाली, घनत्व नीचे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए 6 किलोमीटर तक क्या होता है, वो वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है। सी बोल रहा है, सी यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, तथापि द्रव स्थैतिक दाब एक अदिश राशि है। अब दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और फिर भी द्रव का जब हम लोग दाब की बात करते हैं तो वो एक अदिश राशि लेते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है तो इसमें दाब ये पूरा एक कंटेनर में है, तो दाब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ रखूँ तो उसके ऊपर जो ये दाब बनाएगा तो ये चारों दिशाओं में बराबर होगा, चारों दिशाओं में, चारों तरफ लगता है ना, सभी दिशाओं में। तो इसीलिए इसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है, ये सारी दिशाओं में बराबर होता है, सभी दिशाओं में लगता है, तो इसलिए ये एक अदिश राशि है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सारे उत्तर ए, बी और सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अब इसमें, दूसरा प्रश्न है अब, स्पष्ट कीजिए क्यों पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक होता है जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। तो अब देखो, अगर कोई ये सतह है और यहाँ पर हम किसी द्रव को रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से बल लगते हैं। जैसे ये कांच को रखा, कांच पर रखा हुआ है इसको, तो कौन कौन सा बल लगेगा, कांच और द्रव का बीच, ठीक है, ये बल लगेगा। कांच और हवा के बीच ये बल लगेगा, और द्रव और हवा के बीच में ये बल लगते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग ये पारे को इस कांच पर रखते हैं तो ये वाला जो बल होता है, द्रव के बीच में लगने वाला बल, यानी कि ये जो द्रव है इसके अणु आपस में इसको खींच रहे हैं, द्रव के बीच जो पारे के अणुओं के बीच लगने वाला बल पारे और कांच के बीच लगने वाले बल से कम होता है, तो इसलिए ये इसको बांध के रखते हैं। तो बांध के रखेंगे तो ये बूंद जैसा बनाएगा, तो ये कोण इसका क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा अगर पानी की बात करें तो पानी में क्या होता है, तो पानी की बूंद को हमने फेंका, यहाँ पर रखा तो ये फैल गई ऐसे। क्यों फैली, तो पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल पानी और कांच के बीच लगने वाले बल से कम है, तो इसलिए क्या करता है, ये कांच पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसलिए कोण क्या बनता है यहाँ पर, ये न्यून कोण बनता है। ठीक है, तो एक इस तरह से समझा सकते हैं इसको। और दूसरा हम लोग इसको और मैथ्स की भाषा में समझाना है
तो इस तरह से भी इसको बता सकते हैं कि भाई पहले तो कौन कौन से बल यहाँ पे लगेंगे। ये लिक्विड एयर है ना, और यानी कि ठोस वायु, द्रव वायु, ठोस वायु और ठोस द्रव, ये बल लगते हैं। ठीक है, और थीटा क्या है, इनके बीच का स्पर्श कोण है। तो अब यहाँ पर से हम बोल सकते हैं SSL प्लस SLA कॉस थीटा बराबर SSA। ठीक है, तो इस पर से हम लोग फिर कॉस थीटा बना सकते हैं। तो अब वही मरकरी तथा कांच के लिए जो होता है SSA जो होता है छोटा होता है SSL से, तो इसलिए कॉस थीटा ऋणात्मक होता है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। ठीक है, पारे के लिए या मरकरी के लिए। और वही चीज़ जल में उल्टी होती है, उसमें SSA बड़ा होता है किससे, SSL से, और इसलिए कॉस थीटा क्या है, धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक होने के लिए वो 90 से कम होना चाहिए। वही चीज़ है, उसको मैथ्स में भी समझा सकते हैं और नॉर्मल ड्रॉ करके भी। बी देखते हैं अब इसका। बी में है कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला बल पारे और कांच के बीच लगने वाले बल से अधिक होता है, तो इसलिए ये पारे की बूंदें उसको एक साथ बांध के रखती हैं, तो इसलिए वो बूंद जैसी बनता है। और पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल कम है, तो उसको कांच अपनी तरफ खींच देता है, यानी कि वो कांच को गीला कर देता है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, सी है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। देखो, पृष्ठ तनाव के लिए हमने पढ़ा है कि जैसे ये कोई एक सतह है, ऊपर से देखने पर पानी की सतह है, जैसे पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसी एक काल्पनिक हम लोग L लंबाई यहाँ पर मानते हैं, और इस पर इसके दोनों तरफ के अणु क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो अब ये कोई L लंबाई है, तो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर इन सतह के अणुओं के द्वारा लगने वाला बल वही पृष्ठ तनाव होता है। जैसे हम लोग पानी पर कोई चीज़ जैसे स्केल है, उसको जस्ट छूते हैं और फिर उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो एक बल लगता है ना सतह पर, वही पृष्ठ तनाव। वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता बल्कि लंबाई पर निर्भर करता है। तो इन दोनों को बी और सी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब अगला है डी वाला। डी है जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोणों का मान कम होना चाहिए। ठीक है, देखो कैपिलरी में हमने पढ़ा है कैपिलरी राइज H बराबर 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक है, अब अगर cos थीटा जो है कम है, यानी कि थीटा कम है, तो cos थीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो थीटा जितना कम होगा H उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हमको अपमार्जक मतलब कि डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, तो अगर उसको डालेंगे पानी में घोल के, तो वो क्या होगा कि जो कपड़ों के जो छिद्र होते हैं, यानी कि उसको हम लोग केश नली बोल सकते हैं, तो उसके अंदर वो और अंदर अंदर तक जा सकता है ना। ये कैपिलरी जो केश नली है, H जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना अंदर तक जाएगा और वहाँ से मेल लपेट के निकाल के लाएगा। तो इसीलिए थीटा कम होना चाहिए ताकि H ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक जा सके। ई, यदि किसी बाह्य बल का प्रभाव न हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होगी। देखो, अगर किसी द्रव को सतह बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सतह पर के जो अणु होते हैं उनके पास अधिक ऊर्जा होती है और जो अंदर के होते हैं उनके पास कम ऊर्जा होती है ना। तो जितनी बड़ी सतह बनाएगी द्रव की बूंद, है ना, वो हो सकता है आयताकार बनाए या क्यूब बनाए, जैसा भी बनाए, तो जितनी ज़्यादा क्षेत्रफल वाली सतह बनाएगी उतना ज़्यादा उसको कार्य करना पड़ेगा। पर हर एक चीज़ दुनिया में चाहती है कि वह कम से कम ऊर्जा का व्यय करे, है ना। तो सबसे कम क्षेत्रफल जिसका होगा वह वही
आकार लेना चाहेगी, तो हमको पता है सबसे कम क्षेत्रफल होता है गोले का, तो इसीलिए वह गोला बनना चाहती है। उसी प्रकार जैसे हमको बोलना है कि आपको या तो खड़े रहना है या बैठ जाना है, हम पसंद करेंगे कि बैठ जाएं, क्योंकि बैठने पर ऊर्जा कम खर्च होती है। उसी तरह से भी बूंद भी अगर गोलाकार बनेगी तो सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, तो कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए वह गोलाकार बन जाएगी। तो इन दोनों को डी और ई को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पहला वाला तो वही केस नली वाला है, तो एच में कॉस थीटा, थीटा जितना कम होगा एच उतना ज़्यादा होगा, तो अंदर से अंदर तक वो कपड़ों को साफ कर सकता है, धूल के कणों को। ऐसे ही वायु बल की अनुपस्थिति में द्रव का आकार पृष्ठ तनाव तथा निर्धारित होता है, तो कम से कम जो क्षेत्रफल होता है वो गोले का ही होता है, इसीलिए। अगला सवाल देखते हैं अब। तीसरा प्रश्न है अब, प्रत्येक प्रकथन के साथ संलग्न सूची में उपयुक्त शब्द छांटकर उस प्रकथन में के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला बोल रहा है कि व्यापक रूप से द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो द्रवों में ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है, तो ये घटेगा। अब गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है या बढ़ती है, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है या बढ़ती है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो गैसों में क्या होगा कि गैसों में ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है, ठीक है, ये वाला घटेगी, और द्रवों में श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ती। सी है, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपण प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि द्रवों के लिए यह के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों और द्रवों के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ठोसों के लिए ये होती है अपरूपण विकृति, ठीक है, ठोसों के लिए क्या होती है, अपरूपण विकृति के अनुपाती में होती है। और जबकि हमने द्रवों के लिए पढ़ा है, ये किसके लिए होती है, दर, अपरूपण विकृति की दर। श्यानता वाले में हमने जो पढ़ा है, जो हम लोग दर लेते हैं वो वाला है। तो ये पहला आएगा इसमें, ये आएगा दूसरे में। अगला है, किसी तरल के अपरिवर्ती प्रवाह में आए किसी संकीर्णन पर प्रवाह की चाल में वृद्धि में डैश का अनुसरण होता है, संहिता का संरक्षण या बर्नौली का सिद्धांत। तो यानी कि कोई पानी बह रहा है और बीच में कहीं वो संकीर्णन हो जाता है, यानी कि पाइप का क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो इसमें से कौन सा सिद्धांत उसमें लगेगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण और बर्नौली का सिद्धांत, तो ये दोनों लगते हैं, ठीक है। तो ये भी होगा इसमें, ये भी होगा। किसी वायु सुराग में किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ के लिए क्रांतिक चाल की तुलना में कम होती है या अधिक होती है, तो ये क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। किसी सुरंग में जो है वो अधिक हो जाएगी क्रांतिक चाल। तो इस तरह से हम लोग इसके सारे आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। किसी कागज की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज पर ऊपर की ओर हवा फूंकनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। जैसे कि ये एक कागज की पट्टी है इस तरह से, ठीक है, क्षैतिज। अब ये जो है वो नीचे गिर रही है ना, हम इसको क्षैतिज रखना चाहते हैं, तो अब क्या होगा, क्षैतिज रखना चाहेंगे तो नीचे की तरफ एक बल लग रहा है इस पर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हवा फूकेंगे इस तरफ को, ऐसे, ठीक है, हवा ऊपर कागज के ऊपर से ऐसे तीर से हवा फूकी। तो हवा फूकने से क्या होगा कि यहाँ पर बर्नौली का सिद्धांत लगाओ। बर्नौली का सिद्धांत क्या बोलता है कि P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो अब हमने ये वेग बढ़ा दिया, हवा का वेग बढ़ा दिया, तो अब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होगा तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो ऊपर की तरफ एक उत्प्लावन बल लगेगा और नीचे की तरफ इसका mg तो लग ही रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज रहेगा ये हमेशा, है ना। तो इसलिए हमको
ऊपर की तरफ फूंक मारना चाहिए, ऊपर से, न कि नीचे से, इस तरह से नहीं, ठीक है ना, ऊपर से, कागज के ऊपर से। बी है, जब हम किसी जल टोंटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच की खाली जगह से तीव्र जल धाराएं फूट निकलती हैं। तो अब इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि A1 V1 बराबर A2 V2। A क्या है? क्षेत्रफल, और V क्या है? वेग। जैसे कि ये कोई पाइप है इस तरह से, तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है और यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, तो जहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होगा वहाँ पर वेग कम होगा, और जहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा वेग अधिक हो जाएगा। इसलिए जब हम उंगलियों से उसको दबाते हैं तो उंगलियों के बीच के जो छिद्र होते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो वहाँ पर वेग बढ़ जाता है। सी है, इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार दवाई की बहिर्प्रवाही धारा को अधिक अच्छा नियंत्रित करता है। यानी कि जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उस समय जो दवाई जाती है उसका नियंत्रण उसके आकार पर है। जो हम इंजेक्शन पे पीछे से दाब लगा रहे हैं उस पर कम, उसका नियंत्रण कम है दाब का। देखो कैसे, बर्नौली का इक्वेशन क्या बोलता है? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये क्या होता है? नियत होता है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग पीछे से दाब लगा रहे हैं तो हम ये बदल रहे हैं, P पर नियंत्रण है हमारा। अब ये नियंत्रण कौन करता है? क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो V में परिवर्तन होता है ना। तो इसीलिए जो उसका आकार है ये यहाँ पर, और पावर कितनी है यहाँ पर? 2 है, 2 घात है, तो जिसकी घात ज़्यादा होगी उसका नियंत्रण ज़्यादा होगा। तो इसलिए उसका आकार जो है उसको अच्छा नियंत्रित करता है, न कि दाब के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। डी वाला देखते हैं अब। इसमें डी है कि किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है ना। तो जैसे किसी बारीक छिद्र से जब बाहर की तरफ कोई पानी निकल रहा है, जैसे हम लोग पानी की पाइप को ऐसे पकड़ते हैं, तो अगर उसमें तेज पानी आ रहा है तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है पाइप से, है ना। तो क्यों? क्योंकि आगे की तरफ वेग बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, और यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए तो क्या होगा, तो संवेग का संरक्षण के हिसाब से तो जितना संवेग आगे को उतना ही संवेग पीछे को। जैसे ये गोली जैसा छूटेगा पानी, ऐसा समझो। जैसे हम लोग बंदूक चलाते हैं तो झटका लगता है बंदूक में, वैसे ही उसी तरह पीछे की तरफ एक क्या लग रहा है? प्रणोद लग रहा है, बोल सकते हैं हिंदी में। ई है, कोई चक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलयी प्रपथ का अनुसरण नहीं करती है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे कि नॉर्मल अगर हम लोग किसी पत्थर की बात करें तो पत्थर अगर हम लोग फेंक रहे हैं यहाँ से, तो ये गिरता है ऐसे, यहाँ पहुँचता है, परवलयी पथ अपनाते हुए गिरता है। पर अब गेंद कैसी है? वो गोल घूम भी रही है ऐसे चक्री इस तरह से, और आगे की तरफ जा रही है। तो क्या होगा कि जब ये गेंद गोल घूम रही है तो ये इसके आसपास की हवा को क्या कर रही है? अपने साथ घुमा रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब मान रहे हैं कि हवा का वेग इस तरफ है v, और ये गेंद इस तरह से घूम रही है u है ये इस तरफ को, और यहाँ पर u है इस तरफ को, इसको u ले। तो इससे क्या होगा? ये हवा का वेग और ये गेंद का, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा? अगर हम लोग परिणामी v की बात करें तो इधर कम हो जाएगा, और यहाँ पर गेंद भी उसी दिशा में और हवा भी उसी दिशा में, तो इधर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वेग कम हो गया, इधर वेग ज़्यादा हो गया। तो जिससे क्या होगा कि जिस तरफ, तो अब इस तरफ वेग क्या हो गया? बढ़ गया, इस तरफ कम हो गया। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जहाँ वेग
अधिक हो जाएगा तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो दाब कम हो गया, दाब अधिक हो गया, तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा। तो अब ये गेंद को जाना था सीधे, पर ये क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे डिप कर जाएगी नीचे को, यहीं पे टप्पा हो जाएगी, तो इसलिए ये परवलयी पथ नहीं बनाएगी। अगला, ओके, इतने ही है इसमें ई। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं अब। और डी और ई को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बर्नौली का सिद्धांत लगेगा इसमें गेंद वाले में। अगला सवाल अब देखते हैं। 5वां प्रश्न है अब, ऊंची एड़ी के जूते पहने 50 केजी साहित्य की कोई बालिका अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास की एक ही वृत्ताकार एड़ी पर संतुलित किए हुए है। तो क्षैतिज फर्श पर एड़ी द्वारा आरोपित दाब निकालना है। ठीक है, कोई एक बालिका है, उसका वजन है 50 किलो, तो अब उसने हाई हील पहन रखे हैं, तो और उस हील का जो व्यास है वो दे रखा है, गोलाकार है, वो व्यास दिया हुआ है। अब उसने क्या कर रखा है कि अपने शरीर का पूरा वजन एक ही हील पर, एक ही एड़ी पर दे रखा है, तो दाब निकालना है। तो दाब होता है F बटे में ए। ए किसका, जो हील है उसका उसका क्षेत्रफल है। F क्या होता है, mg। m दे रखा है 50 किलो, g हमको पता है। a क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। व्यास दे रखा है, उसमें से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे बट्टे 2 करके, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को भाग कर देंगे, तो दाब निकल जाएगा। कहाँ पर, फर्श पर। देखो इसको इस तरह से जो चीज़ें दे रखी हैं पहले उसको लिख लेंगे। व्यास दे रखा है तो उसमें से r निकाल लिया, द्रव्यमान दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो चाहिए दाब निकालने के लिए। तो दाब होता है F बटे ए, mg बटे ए। m 50, 9.8 और 78.50 इंटू 10⁻⁻6, तो -6 ऊपर चला गया, +6 हो गया, 6.24 इंटू 10⁻6 पास्कल, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना दाब फर्श पर लगेगा। अगला सवाल, छठा क्वेश्चन है कि टॉरिशली के वायुदाब मापी में पारे का उपयोग किया गया था। पास्कल ने ऐसा ही वायुदाब मापी 984 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व की फ्रेंच शराब का उपयोग करके बनाया। ठीक है, तो सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटीएम के लिए शराब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या बोल रहा है, ये जो टॉरिशलिस था उसने जो दाब मापी बनाया था उसमें पारे का उपयोग किया था, और उसकी हम ऊंचाई भी जानते हैं कितनी है, 78 आती है। अब उसमें क्या है, पारे को निकाल के शराब भर दी गई, रो बदल गया। देखो अब उसके ऊंचाई यानी कि प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। तो पारा था तो रो पारे का लेते थे यानी घनत्व, अब शराब है तो उसका लेंगे। अब इसको सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटीएम प्रेशर पे रखा। तो प्रेशर को तो हमको पहले से ही पता है कि वो 1 एटीएम है। 1 एटीएम को हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। रो रखेंगे शराब का, ये जो दे रखा है 984, जी रखेंगे 9.8 और एच निकालेंगे तो 1 एटीएम, ये दोनों बटे में चले जाएंगे तो हमारा एच मिल जाएगा हमको। तो कितना मिलेगा वो देखो, वायुमंडलीय दाब पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल। रो दे रखा है फ्रेंच, ओके फ्रेंच शराब है, तार नहीं है, शराब। तो स्तंभ की ऊंचाई h है, तो प्रेशर यानी कि रो जी एच हो जाएगा। तो h यहाँ से आएगा P अपॉन रो जी। तो P हमको पता है, रो जी हमको पता है 10.5 मीटर, यानी बहुत लंबा। तो इसीलिए हम लोग है ना पारे का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में होती है, तो उसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर हम लोग ये फ्रेंच शराब का दाब मापी बनाएंगे तो उसकी 10 मीटर की ऊंचाई होगी, है ना। तो उसको ले कैसे जाएंगे, कहीं पर भी हमको प्रेशर निकालना है, मापना है, तो उसको हम लोग नहीं ले जा सकते। 10 मीटर का तो इतना बड़ा ले जाने के लिए ट्रक ले जाना पड़ेगा उसके लिए अलग से। तो इसीलिए पारे का उपयोग होता है, क्योंकि उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा यानी ऊंचाई कम। पानी का बनाएंगे तो फिर और। चलो अब 7वां क्वेश्चन।
7वां प्रश्न है कि समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10⁹ पास्कल के अधिकतम प्रतिबल को सहन करने के लिए बनाई गई है। तो क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है? महासागर की गहराई जो है वो 3 किलोमीटर है। तो देखो, अब हमने एक ऐसा संरचना बनाई है, स्ट्रक्चर, जो 10⁹ पास्कल का प्रेशर सहन कर सकता है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि समुद्र तल पर कहीं तेल का कुआं है, उसके ऊपर, यानी कि ये समुद्र तल है 3 किलोमीटर का, तो उसके ऊपर रखने के लिए ये रख सकते हैं क्या? देखो, अब रख सकने के लिए ये जो 3 किलोमीटर समुद्र की गहराई है, यह इस पर प्रेशर बनाएगी। अगर वो प्रेशर 10⁹ पास्कल से कम है तो ये सही है, रखने के लिए रख सकते हैं। पर अगर इस 3 किलोमीटर का प्रेशर है ना, ये 3 किलोमीटर जो पानी है, इसका प्रेशर 10⁹ पास्कल से ज़्यादा हो गया तो नहीं रख सकते। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? ρgh, ठीक है। तो ρgh से हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे। रो हमको पता होता है पानी का घनत्व, जी पता है, h हमको दे रखा है 3 किलोमीटर। तो प्रेशर निकाल लेते हैं पहले। तो गहराई किलोमीटर में दी है तो उसको मीटर में बदल लो 1000 से गुणा करके। पानी का घनत्व 10⁵3 होता है, तो वो जो पानी का जल स्तंभ है उसके द्वारा प्रेशर ρg या ρgh जो भी बोलो, 3000 × 10⁵3 × 9.8, तो ये आता है 2.94 × 10⁵7 पास्कल, और यह 10⁹ पास्कल से तो कम ही है, तो इसीलिए रखा जा सकता है, रख सकते हैं उसको आराम से। अगला 8वां क्वेश्चन है। 8वां है कि किसी द्रव चालित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3000 kg संहतिकी कारों को उठाने के लिए की गई है। तो बोझ को उठाने वाले पिस्टन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहन करना पड़ेगा? देखो, ऐसा कुछ ऑटोमोबाइल की लिफ्ट होती है, इस साइड हम लोग कार रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से दाब लगाते तो ये कार ऊपर उठ जाती है। तो अब देखो, इसका हमको क्षेत्रफल दे रखा है और यह बल हमको दे रखा है अधिकतम बल, यानी कि 300 kg वेट, 3000 गुणा 10 करेंगे तो उतना न्यूटन आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं कि इस वाले पिस्टन को, यानी कि जो बड़ा वाला जो पिस्टन है, इसको कितना दाब सहन करना पड़ रहा है? F/A, बड़े वाले पिस्टन को, क्योंकि कार नीचे की तरफ धक्का लगाएगी और इसका कुछ क्षेत्रफल है A जो दे रखा है। तो अब इस बड़े वाले पिस्टन पर कितना यहाँ पर दाब होगा वो हमने निकाल दिया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये छोटे वाले पर कितना दाब होगा। अब पास्कल क्या बोल के गया है कि भाई द्रव में हर एक बिंदु पर दाब एक समान होता है इसमें, है ना, तो जितना दाब यहाँ पर उतना दाब यहाँ पर। तो देखिए, दाब निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा दोनों जगह। तो दिया गया है कि अधिकतम द्रव्यमान जितना उठा सकता है वो 3000 kg है, और क्षेत्रफल उसका दिया है, यानी कि बड़े वाले जिससे कार को उठाते हैं उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदल लो। तो अधिकतम दाब यानी कि F/A प्रेशर, mg/A, m दे रखा है, g का मान रख लो 9.8, ये क्षेत्रफल, तो इतना 6.92 × 10⁵5 पास्कल है बड़े वाले पर। तो पास्कल के अनुसार छोटे वाले पर भी उतना ही होगा, 6.92 × 10⁵5 पास्कल। 9वां क्वेश्चन है, किसी यू नली की दोनों भुजाओं में भरे जल तथा मैथलेटिक स्पिरिट को पारा एक दूसरे से पृथक करता है। जब जल तथा पारे के स्तंभ क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 12.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, तो दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान है, तो स्पिरिट का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। तो ऐसे एक यू आकार की नली है, तो इसमें यहाँ पर ये मरकरी है पारा, इधर स्पिरिट है और इधर पानी है। तो अब क्या हो रखा है कि यहाँ पर जब जल 10 सेंटीमीटर है और ये स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर है, तो पारा बराबर का है। तो इसका मतलब है कि इस कॉलम के द्वारा बनाया गया दाब और इस कॉलम के द्वारा बनाया गया दाब दोनों बराबर होंगे, तभी तो पारा बराबर में आया। तो ये कॉलम कितना दाब बना रहा है? तो ρ1 G H1 इतना,
है ना। अब ये वाला कॉलम रो 2 GH2, अब G कैंसिल हो गया तो रो 1 H1 बराबर रो 2 H2। अब H1 H2 हमको पता है, रो 1 यानी कि पानी का वो हमको पता है, बस सिर्फ क्या निकालना है, रो 2। रो 2 निकलेगा घनत्व, बट हमको आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो बटे में पानी करके आपेक्षिक घनत्व भी निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो, तो हम यहाँ पर तो रो 2 बराबर H1 रो 1 बटे H2 करके पहले रो 2 निकालेंगे। रो 2 मतलब ये स्प्रिट का घनत्व, तो रो 2 आया 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब आपेक्षिक चाहिए, तो आपेक्षिक के लिए क्या करना है, जल के घनत्व से यानी कि किसी भी चीज़ का आपेक्षिक घनत्व मतलब उसका घनत्व यानी कि स्प्रिट का घनत्व बटे जल का घनत्व, जल के साथ उसकी तुलना करना, मतलब वो अपेक्षित होता है। तो जल का होता है 1, यानी कि हमने क्या कर रखा है, इस यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रखा है इसीलिए, है ना। तो जल का घनत्व क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो इसलिए हमने ये रो को भी सेंटीमीटर में ले लिया। अगर आप इसको 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लोगे तो ये जो सेंटीमीटर है इनको फिर मीटर में लेना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। और दोनों को भाग कर देंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, यदि प्रश्न 10.9 यानी कि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें यू नली की दोनों भुजाओं में इन्हीं दोनों द्रवों को और उड़ेल कर दोनों द्रवों के स्तंभों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाए तो दोनों भुजाओं में पारे के स्तरों में क्या अंतर आएगा। तो पारे का आपेक्षिक घनत्व दे दिया है 13.6। तो ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अब जो पहले ऐसा था तो ये बोल रहा है कि इसमें भी 15 सेंटीमीटर और ऊपर पानी चढ़ा दिया और इसमें भी 15 सेंटीमीटर और ऊपर स्प्रिट चढ़ा दिया। तो पहले क्या हो रहा था, जो इसका जो दाब था ये नीचे वाले का और इसका जो नीचे वाले का दाब था ये दोनों बराबर हो रहे थे, तो पारा एकदम बराबर की ऊंचाई पर था दोनों तरफ। अब क्या होगा, जब हम ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रेशर बनवाएगा, है ना। तो जिससे क्या होगा कि ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो पानी का घनत्व ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इसको दबाएगा और स्प्रिट का कम पड़ जाएगा उसके सामने, तो ये स्प्रिट वाला ऊपर को चढ़ जाएगा। तो ये पारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऐसे ये नीचे चला जाएगा इस तरफ का, और हमको यही ऊंचाई पहले निकालनी है। तो ये ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि दाब में अंतर कितना आ रहा है ना। ये कितना दाब बना रहा है 15 सेंटीमीटर के साथ और ये कितना दाब बना रहा है 15 सेंटीमीटर के साथ, तो दोनों के दाब में अंतर आ जाएगा P1 माइनस P2। और यह दाब का अंतर जो ये ऊंचाई है यानी कि रो पारा यानी मरकरी GH के बराबर होगा। ये दाब अंतर ये जो कॉलम है पारे का कॉलम उसके दाब के बराबर होगा। तो यहाँ से पारे का रो निकाल लेंगे, यानी दिया हुआ है आपेक्षित, इसमें से ये भी निकल जाएगा पानी के साथ गुणा करके। तो अब G हमको पता है, ये H निकालना है, तो पहले P1 माइनस P2 निकालेंगे। तो P1 माइनस P2 कैसे निकालेंगे, P1 बराबर रो किसका, पानी का, G 9.8, H ऊंचाई कौन सी, ये 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और ऐसे ही P2 रो 2 GH2, रो 2 किसका, स्प्रिट का जो हमने निकाल रखा है पिछले में 0.8, G तो कॉमन है, H2 ये वाला 12.5 और उसके साथ 15 सेंटीमीटर और। तो यहाँ से P1 माइनस P2 निकालेंगे और इसको ये जो अब पारे का जो एक्स्ट्रा का ऊपर चढ़ गया उसके दाब के साथ कंपेयर करेंगे फिर उसको, और वहाँ से हम लोग निकालेंगे H पारे की ऊंचाई। तो इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं। तो दोनों खंभों में पहले तो 15 सेंटीमीटर पे जोड़ दो, ये 25 सेंटीमीटर बन गया पानी और 27.5 सेंटीमीटर बन गया स्प्रिट हमारा। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और स्प्रिट का हमने निकाल रखा है 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी का घनत्व 13.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपेक्षिक दे रखा है, इसमें से हमने पानी के साथ गुणा करके इसको बना दिया हमने इसका घनत्व।
तो अब संतुलन स्थिति में, जब संतुलन स्थिति हो जाएगी तो उस टाइम पे जो पारा ऊपर चढ़ा है वो कितना है, एच रो एम जी, और इन दोनों का यानी कि पानी और स्पिरिट का दोनों का दाब का माइनस करेंगे और वो पारे जितना ऊपर चढ़ा उसके द्वारा बनाए गए दाब के बराबर होगा। यहाँ से एच हो जाएगा, ये रो जी जी तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो रो एम नीचे चला जाएगा, H1 रो ऑफ वाटर, H2 रो ऑफ स्पिरिट। ये सारी चीज़ें हमको पता हैं, सारा मान रख के तो आ जाएगा 0.221 सेंटीमीटर। तो इतना मरकुरी व स्तंभ ऊपर चढ़ जाएगा एक तरफ को। अगला सवाल है अब 11वां क्वेश्चन है, क्या बर्नौली समीकरण का उपयोग किसी नदी की किसी क्षिप्रिका के जल प्रवाह का विवरण देने के लिए किया जा सकता है? तो बर्नौली का समीकरण सिर्फ धारा रेखी प्रवाह यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए होता है, जबकि नदी का क्षिप्रिका का प्रवाह धारा रेखी नहीं है, उसका वेग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग बर्नौली का समीकरण इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो प्रवाह बहुत तेज है, धारा रेखी प्रवाह नहीं होता है। इसीलिए 12वां बोल रहा है कि बर्नौली समीकरण के अनुप्रयोग में यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर प्रमाणी दाब यानी कि जो गेज दाब होता है का प्रयोग हो तो क्या इससे कोई अंतर पड़ेगा? तो बर्नौली समीकरण देखो, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो जी H2 रो वी स्क्वायर है ये, बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रेशर है दोनों तरफ है ना, तो ये निरपेक्ष की जगह अगर हम लोग गेज का उपयोग करें, गेज क्या होता है कि गेज का दाब होता है, एक्चुअली वो अंतर होता है, जैसे हम लोग साइकिल में या फिर बाइक में हवा भरते हैं तो उसमें गेज होता है। गेज क्या बताता है कि टायर के अंदर का प्रेशर और बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के बीच में कितना अंतर है, वो अंतर बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर P1 माइनस P एटमॉस्फेरिक कर दूँ तो यहाँ पर भी P2 माइनस P एटमॉस्फेरिक करना पड़ेगा, यही तो गेज प्रेशर हुआ, बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों समीकरण में दोनों तरफ से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दिया, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तब तक कि जब तक दोनों बिंदुओं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ही जैसा ना हो, तब तक, है ना। तो अगर किसी समीकरण में दाईं तरफ से जो चीज़ हम लोग माइनस कर रहे हैं बाईं तरफ से भी वही माइनस कर दे तो समीकरण में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते दोनों तरफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बिंदुओं पर एक जैसा होना चाहिए तब। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है अभी कि किसी 1.5 मीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्षैतिज नली से ग्लिसरीन का अपरिवर्ती प्रवाह हो रहा है। यदि नली के एक सिरे पर प्रति सेकंड एकत्र होने वाले ग्लिसरीन का परिमाण 4 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति सेकंड है तो नली के दोनों सिरों के बीच दाब अंतर ज्ञात करना है। ग्लिसरीन का घनत्व दे रखा है और ग्लिसरीन की श्यानता दे रखी है। तो इस तरह से एक पाइप है, ये क्षैतिज रखी हुई है, इसकी लंबाई दे रखी है हमको 1.5 मीटर और इसका जो त्रिज्या दे रखी है ये हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, ग्लिसरीन बह रहा है, अपवर्ती प्रवाह है उसका, और यहाँ पर ग्लिसरीन इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर सपोज किसी चीज़ पे, ठीक है। अब ये ग्लिसरीन जो इस पे इकट्ठा हो रहा है वो कितना है, 4 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति सेकंड। तो अब ये बोल रहा है कि इन दोनों सिरों के बीच में P1 और P2 के बीच में दाब का अंतर, क्योंकि दाब में अंतर होगा तभी ये प्रवाह होगा, अगर दाब में अंतर नहीं है तो प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में सिरों में दाब का अंतर होगा ही, तो दाब का अंतर हमको निकालना है। तो दाब के अंतर के लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पॉसविले करके एक फॉर्मूला है जो हो सकता है आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ना मिले, पर वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो पॉसविले सूत्र के अनुसार जो है द्रव के प्रवाह की दर
V यानी कि आयतन, ठीक है। प्रति सेकंड में कितना आयतन निकाल रहा है, ठीक है। ये प्रवाह, ये आयतन नहीं है, आयतन की दर है। प्रति सेकंड में कितना आयतन पानी आ रहा है। V बराबर पाई बटे में 8 P r⁴ और डिवाइड में है ईटा रो, ठीक है। ये P है, ये रो है। अब ये जो P है यही दाबांतर है, यही हमको निकालना है। तो P क्या है, P जो है ये दाबांतर है, यानी कि P1 P2 नहीं है, ये P1 माइनस P2 है। तो P निकालेंगे तो दाबांतर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि प्रति सेकंड में कितना किलो निकल रहा है, ठीक है। तो हमको प्रति सेकंड में किलो नहीं चाहिए, हमको आयतन चाहिए। ये द्रव्यमान दे रखा है, हमको चाहिए आयतन, है ना। देखो क्या क्या चीजें हमको चाहिए, जैसे P निकालना है तो P का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, दाबांतर, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए। तो अब P बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर चले जाएगा, 8 ईटा रो और V आयतन बटे में पाई r⁴, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दाबांतर। अब 8 ईटा, ईटा हमको दे रखा है ग्लिसरीन का, ये है श्यानता। अब घनत्व भी दे रखा है, ये है। V हमको निकालना है। V मतलब है कि प्रति सेकंड में कितना आयतन ग्लिसरीन निकल रहा है बाहर। पाई और R तो दे रखा है। तो देखो अब V कैसे निकालेंगे हम लोग। आयतन, तो आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान दे रखा है प्रति सेकंड का, और घनत्व से भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रति सेकंड कितना आयतन, यानी कि आयतन की दर, यानी कि V। तो ये V निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, P मिल जाएगा दाबांतर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं। लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदल दिया, और प्रति सेकंड प्रवाहित ग्लिसरीन का द्रव्यमान वो भी लिख लिया, है ना। घनत्व दे दिया है और श्यानता दे रखी है। तो पहले प्रति सेकंड ग्लिसरीन के प्रवाह का आयतन यानी कि V निकाल लिया, ठीक है। ये आयतन नहीं है, ये प्रति सेकंड जो आयतन निकाल रहा है वो है। तो ये होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो प्रति सेकंड द्रव्यमान दे रखा है और घनत्व से करेंगे तो प्रति सेकंड क्या मिल जाएगा हमको, आयतन। अब पॉस-फिलिस सूत्र के अनुसार ये उसका सूत्र है जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, और उसमें से P को बाहर ले लेंगे। दिस इज दाबांतर है ये, और 8 ईटा रो V अपॉन पाई r⁴। अब सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हमको ये रखना है यहाँ पर, और इस पर से हमको इसका दाबांतर P मिल गया 9.75 गुणा 10⁻², पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया दाबांतर दोनों सिरों के बीच। अब दूसरी चीज एक और पूछ रहा है ये इसमें, कि देखो क्वेश्चन में दूसरा ये पूछ रहा है कि इसमें आप यह भी जांच करना चाहेंगे कि क्या इस नली में स्तरीय प्रवाह की परिकल्पना सही है। तो स्तरीय प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता है, रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम होनी चाहिए। अब रेनॉल्ड संख्या क्या होता है, रेनॉल्ड संख्या K बराबर रो डी VC, ये वेग वाला है, ठीक है, आयतन नहीं है। VC यानी कि क्रांतिक वेग बटे में ईटा। तो रो और डी तो हमको पता है, इसका डायमीटर और डेंसिटी। ईटा भी हमको पता है, श्यानता, पर हमको वेग नहीं पता है। तो देखो वेग कैसे निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में भी आएगा ये वेग निकालने का। ये मैं आपको बताऊं कैसे निकाल सकते हैं। कि देखो अब मान लो कि ये जो इसमें ग्लिसरीन बह रहा है इसका वेग है V, ठीक है, ये मान लिया। इसका वेग कितना है, V है। तो वेग V है, तो यहां पर देखो ये 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। 1 सेकंड में ये पानी, जैसे ये ग्लिसरीन यहाँ से चलना शुरू किया
तो 1 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये जो दूरी तय करेगा यहां से, सपोज यहां पहुंचा, ये दूरी कितनी होगी? यह दूरी क्या होती है? वेग गुणा समय, यही दूरी होती है। तो हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो v इंटू टी यानी v इंटू 1 v के बराबर होगा। v वेग, यानी इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इतना बेलनाकार हर 1 सेकंड में यहां से बाहर निकल रहा है, कि ऐसा ही बेलनाकार, क्योंकि 1 सेकंड में तो ये ग्लिसरीन इतना दूरी तय करेगा, तो हर 1 सेकंड में ऐसे बेलनाकार के टुकड़े बाहर निकल रहे हैं, ऐसा सपोज करो, ठीक है। तो अब ये ऐसा बेलनाकार टुकड़ा हर सेकंड में बाहर निकल रहा है ग्लिसरीन का। ये कितना है? v, और ये कितना है? इसका क्षेत्रफल। तो अब देखो आयतन क्या होता है। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा क्षेत्रफल। अब इसकी लंबाई किसके बराबर है? वेग यानी v, ये देखो ये इसके बराबर है। तो लंबाई कितना है? वेग गुणा क्षेत्रफल, और ये क्या है? आयतन, इसको v लिख लिया। तो यहां से वेग निकालना हो तो आयतन बटे में क्षेत्रफल, बस। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो यहां से हम लोग VC निकाल सकते हैं, यानी कि इसका वेग, जो ग्लिसरीन जो बह रहा है, इसका वेग कितना है। तो अब ये रेनॉल्ड्स संख्या का फॉर्मूला हो गया रो डी VC बटे में ईटा, और ये 2000 से कम होना चाहिए। तो हम इसको निकालेंगे अब ऐसे, और इसमें जो VC है वो क्रांतिक वेग है और D जो है वो ट्यूब का व्यास है। तो क्रांतिक वेग प्रति सेकंड प्रवाहित आयतन बटे क्षेत्रफल, ये आपको मैंने पहले बता दिया है कैसे आया। तो बस आयतन क्या होता है वो पहले हमने निकाल भी रखा है, और वापस से निकालना है तो फिर से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। आयतन होता है मास बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व और बटे में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर क्यूब और m बटे रो हो गया ये, और ये जो है हम लोग उस फॉर्मूले में रख देंगे VC, ठीक है। तो रो डी अपॉन ईटा, क्षमता तो वही है, VC की जगह क्या आ जाएगा? क्रांतिक वेग की जगह m अपॉन पाई रो आर स्क्वायर। अब सारी चीजें हमको दे रखी हैं तो सबका मान रखेंगे तो ये आता है 0.31, तो 2000 से जो बहुत कम है। तो इसीलिए जो हमने माना है कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है एक, वह सही है। अगला सवाल 14वां क्वेश्चन है, किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे के पृष्ठों पर वायु प्रवाह की गतियां क्रमशः 70 और 63 मीटर प्रति सेकंड है। यदि पंख का क्षेत्रफल 2.5 मीटर स्क्वायर है तो उस पर आरोपित उत्थापक बल परिकलित कीजिए। वायु का घनत्व 1.3 दे रखा है। तो देखो ये क्या है कि जैसे पंखा में बनाता हूँ, क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ उसका, सिर्फ इस तरह से, ठीक है। ये हम जो साइड से देखते हैं वायुयान के पंख को, उसके साइड से देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि हवा ऐसे बहती है इसके ऊपर, पंख के ऊपर। तो अब ये बोल रहा है कि इसमें ऊपर और नीचे के पृष्ठों का वायु प्रवाह, तो ऊपर वाली जो हवा है वो तेज बहती है क्योंकि उसको ज़्यादा अंतर तय करना होता है, और नीचे वाली कम। तो अब बर्नौली का समीकरण क्या बोलता है कि जहां पर वेग कम होगा वहां पर दाब अधिक होगा, अगर वायु का वेग बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, नीचे का जो दाब है P1 और नीचे ऊपर का दाब है P2, तो ऊपर दाब कम हो जाएगा, नीचे दाब अधिक हो जाएगा। तो ऊपर की एक तरफ एक बल लगेगा, उत्थापक बल, जिसकी वजह से जो है वो प्लेन ऊपर हवा में उड़ जाता है। तो वही बल हमको निकालना है। अब बल क्या होता है, देखो ये दाबांतर, अगर मैं इसको P ले लूं दाबांतर, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये बल कितना हो गया, P इंटू ए प्रेशर। अब इसको हम लोग P1 माइनस P2 इंटू ए भी बोल सकते हैं। तो मतलब अब इसका क्षेत्रफल तो दे रखा है, मतलब हमको P1 माइनस P2 निकालना है। ये निकलेगा बर्नौली के समीकरण से। तो बर्नौली का समीकरण क्या है, तो P1 प्लस हाफ
रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर P2, यानी कि नीचे वाले के लिए लिया, अब ऊपर वाले के लिए दोनों बिंदुओं पर P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। अब वायुयान के ये दोनों बिंदु हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये पृथ्वी से एक समान ऊंचाई पर हैं, तो रो जी h1 और रो जी h2 कट हो जाएगा, तो सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो इसमें से P1 को इधर ले लेंगे तो P1 माइनस P2, तो ये इधर चला जाएगा, तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग P1 माइनस P2 निकाल लेंगे और इस मान को यहाँ पर रखेंगे P1 माइनस P2 में और गुणा करेंगे A के साथ, तो ऊपर की तरफ एक बल मिल जाएगा हमको, उत्थापक बल। सरल है। तो कैसे, देखिए, तो पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं, यानी कि माना कि वायुयान के ऊपर तथा निचले पंखों की ऊंचाई h है तथा ऊपर व नीचे के पंखों का वेग क्रमशः v1 और v2 है, यानी कि हमने ऊपर वाले को v1 ले लिया, नीचे वाले को v2 ले लिया। आप चेंज करके भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब घनत्व दे दिया है 1.3 और क्षेत्रफल दिया है 2.5 मीटर स्क्वायर। अब बर्नौली का समीकरण लगाया है P1 हाफ रो v1 प्लस रो जी h, यानी कि h1 h2 न लेके हमने दोनों को h ले लिया है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो सिर्फ अब P1 माइनस P2 ये चला गया इधर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ये, और उत्थापक बल क्या होता है P2 माइनस P1। अब जब हमने ये v1 v2 अलग ले लिया तो यहाँ पर P2 माइनस P1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, P2 यानी कि नीचे वाला और P1 यानी ऊपर वाला। तो ये पंखा है ऐसे, तो ऊपर वाला दाब कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा इंटू A। तो ये रख के P2 माइनस P1 यहाँ से रख देंगे इसको इस पर, गुणा क्षेत्रफल। तो सारे मान रख के हमारा आंसर आ जाएगा फिर 1.51 गुणा 10⁻³ न्यूटन। तो बस इसमें गुणा भाग करना है और बर्नौली का समीकरण आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसके पंखों पर कितना बल लग रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अब 15वां क्वेश्चन है कि ये दो चित्र दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो देखो, यह पानी जा रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, फिर क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका वेग क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर सकरा है, वेग ज़्यादा हो जाएगा, है ना, v2 v1। तो v2 क्या है, ज़्यादा है v1 से। अब जहाँ पर वेग ज़्यादा होगा, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, कम। अगर मैं P1 P2 की बात करूँ तो P2 क्या होगा, कम होना चाहिए P1 से, है ना। तो अब देखो, ये बैरोमीटर है ऊपर, जहाँ पर प्रेशर कम होगा ये बैरोमीटर का पानी नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे है, ये ऊपर है, तो ये सही है, इसकी बात गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सही गलत। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस नली के एक सिरे पर 1 mm व्यास के 40 सूक्ष्म छिद्र हैं। तो यदि इस नली के भीतर का द्रव के प्रवाहित होने की दर 1.5 मीटर प्रति मिनट है, तो छिद्र से होकर बाहर आने वाले द्रव की निकासन चाल, यानी कि एक ऐसे पंप है सपोज, है ना, और इसका ये जो भाग है आगे का, है ना, ये पंप है, पीछे को यहाँ से पंप करेंगे, ये आगे जाएगा, स्प्रे पंप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र कर रखे हैं। तो यहाँ पर एक एरिया है, इसको A1 ले लेते हैं, और यहाँ पर सारे छिद्रों का एरिया A2 है ना। सारे एक छिद्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और गुणा कर देंगे, जितने छिद्र हैं 40। ठीक है, अब निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है, A1 V1 बराबर A2 V2। अब यहाँ पर कुछ वेग है V1 अंदर, और बाहर जब वो आ रहा है तब तेजी से आएगा, क्योंकि छेद कर दिया है तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वेग V2। तो
तो हमको ये V2 ही निकालना है। तो V2 बराबर हो जाएगा A1V1 बट्टे A2। तो A1 हमको दिया हुआ है, A2 हमको निकालना पड़ेगा, V1 हमको दिया हुआ है, A2 कैसे निकालेंगे? व्यास दे रखा है 1 mm, उस पर से त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या में से पाई आर स्क्वायर कर लो, पाई आर स्क्वायर करके गुणा 40 कर दो, तो ये A2 मिल जाएगा। V1 दिया हुआ है, ये है, ठीक है। तो गुणा भाग करेंगे किस तरह से, देखो ट्यूब के परिच्छेद का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको मीटर स्क्वायर में बदलना हुआ। छिद्रों की संख्या जो है वो 40 है, प्रत्येक छिद्र का व्यास दे रखा है 1 mm, तो त्रिज्या बटे में 2 कर दो और उसको बदल दो मीटर में, 5 × 10⁻⁴। अब अंदर ट्यूब के अंदर का प्रवाह, ठीक है, 1.5 मीटर प्रति मिनट, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो वो आपको आता है अच्छे से। छिद्रों का कुल क्षेत्रफल यानी कि n छिद्रों की संख्या और एक छिद्र का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, r 5 × 10⁻⁴, उसका स्क्वायर 3.5 40 पाई आर 40 पाई आर स्क्वायर, तो ये इतना आया। अब निरंतरता का सिद्धांत A1V1 बराबर A2V2, V2 निकालना है तो A1V1 बटे A2। तो A1 हमको दिया हुआ है, A2 हमने ये निकाल लिया है, तो इसको रख देंगे इधर, और V हमने निकाल लिया है V1 पहले ही, कहाँ गया, ये रहा मीटर पर सेकंड में, बस गुणा भाग करेंगे 0.64 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग आएगा, ठीक है। जो वेग ज़्यादा होगा जो अंदर है उससे, क्योंकि क्षेत्रफल हमने कम कर दिया, क्षेत्रफल कम वेग ज़्यादा। अगला सवाल 17वां सवाल है कि U आकार के किसी तार को साबुन के विलयन में डुबोकर बाहर निकाला गया है, जिससे उस पर पतली साबुन की फिल्म बन गई। तो इस तार से दूसरे सिरे पर फिल्म के संपर्क में एक फिसलने वाला हल्का तार लगा है, जो 1.5 × 10⁻² न्यूटन भार, जिसमें इसका अपना भार भी सम्मिलित है, को संभालता है। तो फिसलने वाले तार की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो साबुन की फिल्म का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है। देखो क्या बोल रहा है ये, ऐसे U आकार का कुछ तार था हमारे पास, तो अब इसको हमने साबुन पे डुबोया, तो यहाँ पर एक फिल्म बन गई पतली सी, ठीक है, और यहाँ पर एक तार है, ठीक है, ये एक तार है। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक भार को संभाल रहा है, वो जिस भार के बारे में हमको दिया हुआ है W, ठीक है, ये फिल्म है। तो अब ये बोल रहा है कि इस पृष्ठ का पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव S बराबर होता है F बटे में L, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो अब देखो ये चीज यहाँ पर इस के पास कितनी सतह हैं, कुल सतह 2 सतह हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, 2 सतह बना रही है ये, तो इसलिए इसके पृष्ठ तनाव आएगा F बटे में 2L। अब F कितना है, ये इसका भार, ये ठीक है 1.5 × 10⁻² न्यूटन। अब लंबाई L 0.30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देंगे बस, तो S निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पृष्ठ तनाव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देख तार की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, साबुन के 2 पृष्ठ होते हैं साबुन की फिल्म में, तो इसलिए L डैश कितना आएगा, 2L आ जाएगा, 2 × 30 0.6 मीटर। अब पृष्ठ तनाव जो है S है, तो तार पर कुल तनाव F बराबर S × 2L, या तो S = F/2L करो तो भी हो जाएगा, है ना। तो अब पृष्ठ तनाव के बराबर तार पर बल बराबर हल्के तार द्वारा वहन किया गया भार, F बराबर W, वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप करना लास्ट में वही है, F बटे 2L, ठीक है। तो 1.5 × 10⁻² बटे 0.6, 2.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र यहाँ पर दे रखा है, मैं किसी पतली द्रव फिल्म को 4.5 × 10⁻² न्यूटन का छोटा भार संभालने दर्शाया गया है, ठीक है।
ये वाला जो है, इसमें जो इस पे भार लटकाया गया है वो कितना है, 4.5 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना भार इस पे लटकाया हुआ है। तो अब ये बोल रहा है कि चित्र बी तथा सी में बनी, अब बी और सी में बनी द्रव की फिल्में इसी ताप पर, यानी कि वही द्रव है और वही ताप है, कितना भार संभाल सकेंगी, ये वाली और ये वाली। तो देखो, तो भार संभालने के लिए वह उतना भार संभाल सकती है कि जितना उसका सरफेस टेंशन होगा, ठीक है। अब यानी कि पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव S क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि प्रति एकांक सॉरी ये L है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, वही पृष्ठ तनाव है। तो बल क्या हो जाएगा, S × L। अब सारे द्रव एक ही समान है, सबका पृष्ठ तनाव यानी कि ये S एक जैसा होगा। अब इसकी लंबाई, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वह अधिक बल सह पाएगा, अधिक भार उठा पाएगा, और जिसकी लंबाई यानी कि ये लंबाई कम होगी वो कम सह पाएगा। अगर एक जैसी लंबाई है तो सबके सब एक ही जैसा भार सहन करेंगे। तो अब इसकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ये कितना सह पा रहा है, इतना। इसकी लंबाई कितनी है, 40, तो ये भी इतना ही सहेगा। इसकी लंबाई 40, ये भी इतना ही सहेगा। तो ये क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं है, ये लंबाई के ऊपर निर्भर होती है पृष्ठ तनाव, है ना। पृष्ठ तनाव क्या होता है, जैसे ये द्रव है और यहाँ पर एक हमने काल्पनिक रेखा मानी है L लंबाई की, तो इस पर इसके जो अणु है द्रव के वो बल लगाएंगे दोनों तरफ को, है ना, दोनों तरफ को बल लगाएंगे। अगर हम किसी स्केल को यहाँ पर धीरे से रखते हैं तो ऊपर को जब खींचते हैं तो स्केल को पानी नीचे की तरफ खींचता है, उसी बल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हमने बोला कि एक काल्पनिक रेखा खींची L लंबाई की, उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल है। तो अब हमने बोला उसको हम लोग बोलेंगे कि तनाव बल लग रहा है। तो अब पृष्ठ तनाव के लिए हमको एकांक लंबाई निकालनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो क्या होगा कि कोई छोटी लंबाई का रखेगा, कोई बड़ी लंबाई का रखेगा, सबका पृष्ठ तनाव अलग अलग आएगा। तो हम एकांक के लिए बात करते हैं। तो पृष्ठ तनाव S बराबर F/L, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, वही पृष्ठ तनाव होता है। तो इन तीनों में एक ही जैसा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो BC वाला भी कितना भार सहेगा, 4.5 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन। अगला 19वां सवाल। 19वां सवाल है कि 3 mm त्रिज्या की किसी पारे की बूंद के भीतर कमरे के ताप पर दाब कितना होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे का पृष्ठ तनाव हमको दे रखा है 4.65 गुणा 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर, और वायुमंडलीय दाब हमको दे रखा है 1.01 गुणा 10⁵5 पास्कल। तो पारे की बूंद के भीतर दाब अधिक्य भी निकालना है। देखो, अब जैसे कि ये एक पारे की बूंद है, इसके अंदर जो ये बूंद दाब बनाती है तो वो होता है 2S/R, और दूसरा जो इसके बाहर का वायुमंडल है वह कितना बनाएगा, प्लस P0। तो कुल दाब इसके अंदर है, कुल दाब, तो कुल दाब कितना हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब प्लस पारे की बूंद का दाब, जो सरफेस टेंशन की वजह से बनती है। जब ये बूंद बनती है तो वो क्या करती है, पारे कोई भी चीज, कि वो कम से कम क्षेत्रफल में रहना चाहती है ना, तो इसलिए वो एक सरफेस बनाती है, तो जिसकी वजह से अंदर एक दाब आ जाता है। ठीक है, ये जो सरफेस बनती है ना, इसका मतलब ये होता है कि अंदर दाब अधिक है, बाहर कम है, तभी ऐसी सरफेस बनती है ये कॉनकेव टाइप। तो 2S/R, तो कुल दाब कितना हो गया, P0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब प्लस पारे का खुद का, बूंद का। तो अब S हमको दे रखा है, ये है, R हमको दे रखा है, P0 दे रखा है, ये मिल जाएगा। दाब अधिक मतलब दाब में अंतर, यानी कि अंदर के दाब और बाहर के दाब में कितना अंतर है। बाहर है वायुमंडलीय दाब P0, अंदर क्या है 2S/R प्लस P0, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ΔP। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो P0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2S/R ये दाब अधिक की होगा, बस
है ना। तो कुल दाब और दाब अंतर में फ़र्क आपको समझना है। जैसे हम लोग टायर में हवा भरते हैं तो एक टायर के अंदर दाब होता है और बाहर जो है वो वायुमंडलीय दाब है। जब हम लोग प्रेशर गेज से मापते हैं तो वो अंतर बताता है कि टायर के अंदर और बाहर में कितना अंतर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं, त्रिज्या दे रखी है 3 mm, उसको मीटर में चेंज कर देंगे और पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। तो बूंद के भीतर दाब P0 + 2S/R, यानी कि वायुमंडलीय दाब और भीतर का दाब अधिक्य 2S/R। तो ये S हमको दे रखा है, R दे रखा है, P0 दे रखा है, सारी वैल्यू रखेंगे तो ये 1.01310 × 10⁵ पास्कल आ गया। ठीक है, अब दाब अधिक डेल्टा P, तो वो क्या होगा, बाहर के P0 से अंदर का P0 कट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2S/R। तो ये गुणा करके आंसर आ जाएगा 3.10 × 10⁻², 310 पास्कल। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि 5 mm त्रिज्या के किसी साबुन के विलयन के बुलबुले के भीतर दाब अधिक क्या है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव 2.50 × 10⁻² न्यूटन/मीटर है। यदि इसी विमा का कोई वायु बुलबुला, यानी कि इसी विमा का मतलब त्रिज्या वही है, वायु का बुलबुला 1.20 आपेक्षिक घनत्व है जिसका साबुन के विलयन से भरे किसी पात्र में 40 सेंटीमीटर गहराई पर बनता है, तो इस बुलबुले के भीतर क्या दाब होगा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो साबुन का जो बुलबुला है उसका अगर हम लोग दाब अधिक्य निकालें, साबुन का बुलबुला, तो दाब अधिक्य उसका होता है 4S/R। S हमको दे रखा है, R हमको दे रखा है, ये आसानी से निकल जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं ये दूसरी चीज़ कि कोई एक साबुन का जो पानी है ये भरा हुआ है पूरा, अब इसके अंदर एक वायु का बुलबुला बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक वायु का बुलबुला बन रहा है, तो और कितनी दूरी पर बन रहा है वो, कितनी गहराई पर, 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर गहराई पर बन रहा है, तो इसके अंदर का दाब हमको निकालना है। ठीक है, इसके अंदर कितना दाब बनता है वो निकालना है। तो इसके अंदर कितना दाब बनता है P, वो एक तो इस बुलबुले का दाब अधिक्य यानी कि डेल्टा P प्लस वायुमंडलीय दाब P0 प्लस ये जो ऊंचाई है ना, गहराई जो हो रही है, तो उसके साथ वो भी एक दाब बनाएगा। ये जो द्रव है, पानी का जो विलयन है, साबुन का विलयन है, वो भी एक दाब बनाएगा। वो कितना बनाएगा, ρgH के बराबर। तो इतना सारा का सारा ये प्रेशर होगा इस बूंद के, इस वायु के बुलबुले के अंदर। तो ये डेल्टा P तो वही होगा 4S/R के बराबर। ठीक है, और P0 वायुमंडलीय दाब है, ρgH हम यहाँ से निकाल लेंगे। रो हमको दे रखा है, G हमको पता है, H हमको दे रखा है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इस साबुन का निकाल लेते हैं, साबुन के बुलबुले का 4S/R। हाँ, यहाँ पर एक गलती होती है, हर बार ये मेरे से भी हुई है अभी फिर से, कि जो ये देखो, एक होता है बुलबुला बाहर, उसके पास कितनी सतह हैं, 2 सतह हैं, है ना। पानी का बुलबुला है, एक बाहर सतह एक अंदर सतह है। तो अगर मैं पानी के अंदर एक बुलबुला है उसकी बात करूं तो उसके पास स्वतंत्र सतह सिर्फ एक ही है, ये वाला तो पानी में है ना, ये वाला। तो यहाँ पर 2S/R आएगा। जब हम लोग कहाँ पे बात करेंगे कि जब वो पानी के अंदर है, वही जब अगर ये बाहर हवा में होता तो 2 सतह होती तो 4S/R आता। ठीक है, ये 2S/R आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं, पृष्ठ तनाव दिया है, साबुन के घोल का घनत्व दे रखा है, साबुन के घोल की त्रिज्या, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है। ठीक है, साबुन पे बुलबुले की त्रिज्या दे रखी है, वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। अब साबुन के बुलबुले के अंदर दाब अधिक, बुलबुला यानी कि जब बाहर है वो हवा में, तो कितना होगा 4S/R, क्योंकि इसके पास 2 स्वतंत्र सतह है। तो ये मान रख देंगे S का और R का, यानी कि मीटर में बदल के, तो ये आ जाएगा 20 पास्कल।
अब ऐसे ही पानी से भरा हुआ है, पानी से मतलब साबुन के पानी से, उसके अंदर एक हवा का बुलबुला है, तो उसके पास स्वतंत्र सतह सिर्फ अंदर वाली है, बाहर वाली तो ये पानी के साथ लगी हुई है। तो इसीलिए इसका दाब अधिक आएगा 2s/r। तो अब इसके अंदर कुल दाब, तो कुल दाब हम लोग निकालेंगे इस तरह से, वायुमंडलीय दाब प्लस 40 सेंटीमीटर ऊंचाई के घोल स्तंभ के कारण दाब और बुलबुले का दाब अधिक्य। ठीक है, दाब अधिक्य हमने पहले निकाल लिया है, वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे 10, और ये वायुमंडलीय दाब हो गया, और ये 40 सेंटीमीटर के द्वारा ρgh, ठीक है, या h ρg जैसे आप लिखा। ये क्या है h और ये क्या है रो कैसे निकाला, देखो अब यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व दे रखा था। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, घनत्व यानी कि उस द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, तो हमको द्रव का घनत्व चाहिए, रो चाहिए, तो आपेक्षिक घनत्व को पानी के घनत्व के साथ गुणा कर देंगे। पानी का घनत्व कितना होता है 10⁻3, तो 1.2 आपेक्षिक दे रखा है, तो गुणा 10⁻3 कर दिया पानी का घनत्व, तो उस घोल का हमको घनत्व मिल गया 9.8, तो जी है प्लस 10, तो ये हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा 1.06 गुणा 10⁵5 पास्कल के बराबर। ये होगा उस बूंद जो हवा का बुलबुला जो बन रहा है 40 सेंटीमीटर नीचे, उसके अंदर का कुल दाब। तो इस चैप्टर में टोटल थे 20 क्वेश्चन, हमने सारे सॉल्व किए और आपको समझ आए होंगे अच्छे से। थैंक यू।